हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके बॉस कंपटीशन चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के समरी को। तो आज दिन है थर्सडे, तारीख है 24 नवंबर 2022। तो आइए शुरू करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के समरी को, जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी न्यूज होते हैं उसकी चर्चा करते हैं, साथ ही एडिटोरियल की भी चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके बारे में भी चर्चा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज ये मीजल्स वाला है। इसके बारे में पहले भी चर्चा किए थे। तो एक्सपर्ट्स के बीच ये चर्चा चल रही थी कि जो ये वैक्सीन 9 महीने के बच्चों को दिया जाता है, क्या उसका समय कुछ कम कर दिया जाए, 6 महीने से बच्चों को ही दिया जाने लगे। तो उस पर एक डिसीजन आया है और ये डिसीजन कुछ इस तरह का है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट है, मीजल्स पेशेंट है, अगर टोटल मीजल्स पेशेंट का 10% किसी पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है तो उस एरिया में दो तरह के जो बच्चे हैं, एक 6 से 9 महीने वाले और एक 9 महीने से 5 साल वाले, उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाई गई है। तो पहला जो ब्रैकेट है 6 महीने से 9 महीने का ब्रैकेट, उसमें एक बूस्टर डोज का व्यवस्था किया गया है कि तत्काल वहाँ के बच्चों को दिया जाए जो एरिया हॉटस्पॉट केंद्रित किया गया है, जहाँ से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। और दूसरा एक ब्रैकेट जो है 9 महीने से 5 साल का। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे पहला डोज ले चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं मीजल्स में 2 डोज दिए जाते हैं इसके वैक्सीन के, तो पहला जो ले चुके हैं उनको भी एक डोज दिया जाए और जो दोनों ले चुके हैं उनको भी एक डोज दिया जाए। तो यही व्यवस्था अभी तत्कालीन की गई है और इसी को यहाँ पर लिखा गया है। इवन एज एन 8 month old boy became the 13th victim of the ongoing measles outbreak in Greater Mumbai on Wednesday, the Union government recommended a shot of the measles vaccine to children between 6 months and 5 years of age living in the affected area. Within the measles vaccine is usually given to children over 9 months of age. तो यही हम चर्चा कर रहे थे अभी कि 9 months of age के बच्चों को दिया जाता है। The outbreak in many states including Maharashtra has prompted the Niti Aayog-led domain knowledge technical experts to recommend the zero dose for children in the 6 month to 9 month age bracket. तो अब जो है इस तरह से जो आउटब्रेक हुआ है तेजी से फैल रहा है और यह बीमारी जो है ज़्यादा बच्चों को अपने चपेट में ले सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए अब 6 महीने से 9 महीने के एज वाले जो बच्चे हैं उनको भी देने का व्यवस्था किया गया है और ये व्यवस्था सिर्फ उस एरिया में अभी किया गया है जहां से ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। However, this will only be done in areas where children in this age group make up for around 10% of the total measles patients. The other children in the 9 months to 5 years group living in hot spots will be given an extra shot. इसी की हम चर्चा कर रहे थे कि उनको एक एक्स्ट्रा शॉट दिया जाएगा irrespective of whether they have taken one or both measles shots as per the national immunization schedule. उन्होंने दोनों शॉट ले लिया या एक ही शॉट ले लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तत्कालीन व्यवस्था के तहत उनको एक बूस्टर डोज दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर में भी दिखाया गया है, पीपल जो है इंतजार कर रहे हैं। वेट एट ए मीजल्स वैक्सीनेशन कैंप इन मुंबई ऑन वेडनेसडे। और जो है यहाँ पर देखिए सेंटर कुछ और स्टेट्स में डिसिप्लिनरी टीम भेजी है, जैसे कि गुजरात, झारखंड, केरला। जैसे गुजरात के अहमदाबाद से कुछ केसेस निकल के आ रहे हैं, या केरला का मल्लापुरम हो या फिर झारखंड का रांची हो, तो वहाँ पर इन्होंने अपना एक्सपर्ट भेजा है वहाँ से रिपोर्ट लाने के लिए। तो यही पूरा न्यूज है, इसमें इसी बात की चर्चा है। और केयर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, प्रीएम्प्टिव केयर विथ न्यूट्रिशनल एंड विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें विटामिन ए का जो है विशेष महत्व होगा। इसके इलाज में उसकी गोलियां दी जाती होगी, इसीलिए ये लिखा हुआ है, शुड कैरी आउट हाउस टू हाउस सर्च एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई सच वल्नरेबल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एक सलाह है VK पॉल का, जो नीति आयोग के एक मेंबर हैं, कि इसका जो है डोर टू डोर जो है इसको जो है आइडेंटिफाई किया जाए विक्टिम को और उन्हें जो भी मेडिकल सपोर्ट मिल सके उसे प्रोवाइड किया जाए। और सस्पेक्टेड केस पहचानने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी में फीवर का कोई लक्षण हो और ए स्किन इरप्शन ऑफ फ्लैट एंड रेज्ड
लेजियंस, जैसा कि आप देखते हैं चेचक खसरा वगैरह में हो जाता है, स्किन में रैशेज आ जाता, इरिटेशन आता है, तो उसको बोला जाता है, उसका जो एक साइंटिफिक टर्म है माकुलो पपुलर, PAPULAR, MACULO। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाईलाइट किया गया है। रैश ए स्किन इरप्शन ऑफ फ्लैट एंड रेस्ड लेजियंस मस्ट बी रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड, द एक्सपर्ट सजेस्टेड। तो ये सब चल रही है, और देखिए आगे क्या होता है, इसका आउटब्रेक्स कैसा होता है। अभी तो इसको एक इंडेमिक की तरह देखना चाहिए, कुछ कुछ स्टेट में है, और इस पर सतर्कता बरतना जरूरी है। और हमारी जो नीति आयोग के लोग हैं या फिर गवर्नमेंट स्तर से इस पर प्रयास भी किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। IIT दिल्ली टॉप इंडिया इंस्टीट्यूट इन ग्लोबल यूनिवर्सिटी जॉब रैंकिंग्स। तो ये देखिए रैंकिंग आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। ये THE दा करवाता है, आप जानते होंगे इसको, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स इसको बोला जाता है। तो दा मैगजीन के द्वारा इसको कराया जाता है, और ये दा मैगजीन कहाँ का है, UK का है। और पहली बार जो अपना रिपोर्ट 2004 में दिया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के संबंध में, कि उनका रैंकिंग जारी किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, ये बहुत प्रतिष्ठित रैंकिंग है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फेमस है टाइम्स का रैंकिंग। तो इसमें जो है हमारे देश का देखिए कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम है जो कि इसमें आए हैं, जैसे आपका IIT दिल्ली। हालांकि एक पोजीशन इनका ड्रॉप हुआ है, 2021 में 27वां स्थान था, इस बार 28वां स्थान है IIT दिल्ली का। फिर उसी तरह से IISc बेंगलुरु है, 61वां स्थान था 2021 में। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, लेकिन इस बार जो है 58 पर आया, तो इनकी रैंकिंग में कुछ सुधार हुई है। IIT दिल्ली के रैंकिंग में एक गिरावट है, एक स्थान का गिरावट है, लेकिन फिर भी टॉप पर है। फिर IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद, IIT खड़गपुर, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा वाला जो है ये भी बड़ा फेमस है, इनका 225वां स्थान है। फिर बेंगलोर यूनिवर्सिटी 242वां स्थान है। तो आप टॉप 250 का बात कीजिएगा, तो इसमें देख रहे हैं कि हमारे देश के देयर आर 7 यूनिवर्सिटीज, तो 7 यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है, और टॉप 100 में 3 है। आप देख रहे हैं कि IIT दिल्ली का 28वां स्थान है, IISc बेंगलुरु का 58वां है, और IIT बॉम्बे का 72वां है। तो टॉप 100 में जो है हमारे देश की 3 यूनिवर्सिटियां हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे, तो ये बहुत ही प्रतिष्ठित रैंकिंग और सर्वे है, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कराया जाता है। और एम्प्लॉयर जो कि पढ़ने के बाद आपको अपने कंपनी के लिए सेलेक्ट करते हैं, उनका भी इसमें वोटिंग कराया जाता है कि आपके लिए फेवरेट कौन है, आप किस इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा लड़कों को प्लेसमेंट देना पसंद करते हैं, तो उनका भी इसमें वोटिंग लिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को देख के ये रैंकिंग किया जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रैंकिंग है। फिर ग्लोबल टॉप 5 में देखिएगा तो MIT जो अमेरिका वाला है, ये पूरे विश्व में पहला स्थान पर है, अभी भी दबदबा बना हुआ है। इनका 2021 में भी पहला स्थान था, इस बार भी जो है पहला स्थान है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी वहीं का है, USA का है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कौन नहीं जानता आज। तीसरा स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये UK का है, इंग्लैंड का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फिर आपका अमेरिका का। तो टॉप 5 में देखिएगा तो 4 यूनिवर्सिटी जो है आपका USA का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो यही सब बात जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल में, फिर यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। तो IIT दिल्ली डिस्पाइट ड्रॉपिंग ए रैंक टू 28 is the most preferred Indian institute among employers and is the only Desi school in top 50 in the global university employability ranking। तो टॉप 50 में तो सिर्फ यही है, क्योंकि IISc बेंगलुरु भी है तो वो 58वां स्थान है उसका। Among Indian institutions, Indian Institute of Science Bengaluru is the second sport, improving its ranking by 3 positions followed by IIT Bombay। तो ये सब बातों की हम चर्चा कर चुके हैं। द लेटेस्ट टाइम्स हायर एजुकेशन, द इसको बोलते हैं शॉर्ट में, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स हैव 5 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन द टॉप 200 and 7 in the top 250। ग्लोबली द US कंटिन्यूज इट्स डोमिनेंस। तो ग्लोबली जो US है, यूनाइटेड स्टेट है, उसने अपना डोमिनेंस बरकरार रखा है विथ 4 यूनिवर्सिटीज इन द टॉप 5। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड। तो इन सब बातों की हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये पूरा डाटा दिया हुआ है, इसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं
तो पढ़ सकते हैं। ये लास्ट वाला जो कंक्लूजन टाइप का जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको इम्पोर्टेंट है। लिखा है की फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस ईयर्स रिजल्ट्स इंडिकेट डिजिटल स्किल्स हैव बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एम्प्लॉयर्स। तो अभी जो है डिजिटल स्किल्स जो है इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इसी के आधार पर सिलेक्शन हो रहे हैं और एम्प्लॉयर्स भी उसी इंस्टीट्यूशंस को अभी अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं जहाँ के बच्चे में डिजिटल स्किल बहुत ज़्यादा है। COVID-19 pandemic, subject specialization and work expertise closely follow graduate skills as important drivers of performance. Universities in mainland China are seeing a steady rise. धीरे धीरे इनकी रैंकिंग भी सुधार आ रही है स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस जो है देखते हुए। वहाँ के लोग भी जानते हैं कि आप बहुत सारे स्किल को गेन कर रहे हैं और चाइना अभी जो है वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है पूरे विश्व में फेमस है। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी भी धीरे धीरे वर्ल्ड रैंकिंग में आगे आ रही है। तो यही पूरा डाटा था। तो इसमें आप देख सकते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये नोएडा वाला एमिटी यूनिवर्सिटी का ब्रांच तो सब जगह है लेकिन नोएडा वाला जो है 225वां स्थान है। और ये सब तो चर्चाएं हो चुकी है। चलिए आगे अब देखते हैं जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन सिलेक्शन ऑफ CEC। आज जो है इस पर एक एडिटोरियल आया है तो वहाँ भी चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा हम पहले भी एडिटोरियल में किए थे कि जुडिशरी जो है CEC का जो सिलेक्शन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर्स का, तो इसमें इसके बारे में उन्होंने बोला कि इसका जो प्रक्रिया है सिलेक्शन का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरह जो है संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो है बोला है कि जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर, तो जुडिशरी को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और उन्होंने रीजन यहाँ पर दिया है कि वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि इस तरह से करना जो है वायलेशन समझा जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हुआ कि पावर का जो बंटवारा होता है हमारे देश में एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और फिर आपका जुडिशरी में, 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और फिर आपका हो गया न्यायपालिका। तो सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब देखिए इस पर क्या फैसला आता है, अंततः क्या फैसला आता है। और उन्होंने कोर्ट में कहा है कि कोर्ट्स शुड रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड नॉट इंक्रोच ऑन इट्स डोमेन। तो इनका जो क्षेत्र है उसमें जो है कोर्ट को जो है इंक्रोच नहीं करना चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो यही सब जो है अभी सरकार ने अपनी दलील रखी है कोर्ट में। रिस्पॉन्डिंग टू द एप्रीहेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दैट द गवर्नमेंट वुड अपॉइंट यस मैन। यस मैन मतलब हुआ कि जी हुजूरी करने वाला आदमी, अपने फेवर का आदमी। तो ये जो भय है, एप्रीहेंशन मतलब भय होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो भय है कि गवर्नमेंट जो है यस मैन को अपॉइंट कर लेगी, जी हुजूरी करने वाला जो आदमी है उसको अपॉइंट कर लेगी। तो सेड देयर इज नो पिक एंड चूज प्रोसीजर। तो पिक एंड चूज प्रोसीजर नहीं है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है नो पिक एंड चूज, कि पिक करते हैं चूज कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन मेड ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी, तो जो सीनियर होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, इस तरह का है। गवर्नमेंट जो है अचानक से किसी को चुन नहीं लेती है, ये उनके फेवर का कोई है तो उनको अपॉइंट कर लिए। तो इस तरह का दलील दिया जा रहा है अभी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस पर एक आर्टिकल भी है, उसको हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। लाइफ स्टाइल डिजीजेज एमंग टॉप किलर्स इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ICMR। देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। अभी तक हम लोग यही समझते थे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है जिसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, जैसे कि कैंसर वगैरह हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ये ट्राइबल लोगों में नहीं, साधारण लोगों में ज़्यादा होता है। जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन ये आंकड़ा जो है, ये जो रिसर्च है ICMR का, ये दर्शा रहा है कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे देश का, उनमें भी डेथ जो हो रहा है तो उसका 66%, डेथ का 66% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हो रहा है। तो ये बहुत जो है आश्चर्य करने वाला जो है एक ICMR का सर्वे है। तो इसमें पूरा दिखाया गया है 12 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स पर जो है ये आपको सर्वे किया गया था। और टोटल इस सर्वे में जो है 5000-6000 जो ट्राइबल घर हैं उनको शामिल किया गया था। उनके घर जाकर उनसे पूछा गया था कि कैसे डेथ हुआ, क्या हुआ, उसके बाद ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। काउज ऑफ डेथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको दिखाया गया है कि 66% जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण है और 15% जो है आपको इन्फेक्शियस
एंड पारासिटिक डिजीज है 13%, 11% इंजरीज है, 9% नॉट क्लासिफिएबल है, इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। और फिर देखिए ये भी एक इंडिकेशन है कि हेल्थ का जो सुविधा है उन तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि प्लेस ऑफ डेथ में आप देखते हैं घर में 70% लोग मरे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि अभी भी हेल्थ फैसिलिटी उनके पास नहीं पहुंच पाई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर देखिए पाई चार्ट से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आमतौर से जब इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है तो इसको समझना बड़ा आसान होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट बिफोर डेथ, तो डेथ के पहले उनका ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25% लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था, जबकि 23% लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल में 20%, 23% लोग जो है नो ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के प्रति शायद वे अभी भी जागरूक नहीं है, जिस तरह से आम लोगों में जागरूकता है, ट्राइबल इलाकों में उस तरह की जागरूकता नहीं है। लोकल डॉक्टर्स 13%, तो ये भी डाटा है। तो ये सर्वे कैरिड आउट बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन 12 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैज रिवील्ड दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वेयर कॉजिंग 66% ऑफ डेथ्स इन दीज एरियाज। तो 66% डेथ्स, इसका चर्चा हम किए थे। तो ये एकदम कंपेरेबल है। जो साधारण लोग आज जो है साधारण लोग में भी देखिएगा तो लगभग 63% डेथ जो है एनसीडीज के कारण हो रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हो रहे हैं। और ट्राइबल पीपुल, आदिवासी लोग जो रहे उनमें भी 66% डेथ जो है आपको एनसीडीज के कारण हो रहे हैं। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इट इज कंपेरेबल टू द परसेंटेज ऑफ डेथ्स बीइंग काउज्ड ड्यू टू एनसीडीज, मेनली कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसमें क्या क्या शामिल होता है, कैंसर शामिल है, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीजेज है, एंड डायबिटीज इन नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में भी जो है 63% लोग इसी के कारण मर रहे हैं, और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में 66% लोग इसके कारण मर रहे हैं। तो दोनों कंपेरेबल है। आफ्टर एनसीडीज इन्फेक्शियस डिजीजेज, तो ये फिर और यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। तो मेनली हमको इसी पर चर्चा करना था। और देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे समाज में लोग क्या सोचते हैं कि इट इज ए मिथ दैट ट्राइबल पीपुल आर नॉट एज अफेक्टेड बाय द एनसीडीज, ठीक है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि अच्छा आदिवासी हैं, उनको डायबिटीज कैसे होगा, वो तो इतना कठिन मेहनत कर रहे हैं, या फिर उनको कैंसर कैसे होगा। एक समय था जब कैंसर जैसे रोगों को समझा जाता था कि ये राजयोग है, ऐसा रोग जो है सिर्फ राजाओं और महाराजाओं को होता है। लेकिन आज जो है हमारे ट्राइबल भी इससे अफेक्टेड है। तो रीजन देखा गया तो उन पर भी प्रभाव पड़ा है अर्बनाइजेशन का। यहाँ पर देखिए लास्ट में जो हाईलाइट किया हुआ है, इवन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैव विटनेस्ड ए चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स। तो उनका भी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है पहले की तुलना में। उनकी भी जो भोजन की आदतें हैं, फूड हैबिट्स जो हैं वो उनका चेंज हुआ है। रिफाइंड फूड्स आर अवेलेबल। आज जो है ट्राइबल जो एरियाज हैं वहाँ के आसपास रिफाइंड फूड्स वहाँ भी अवेलेबल है एंड कंज्यूम्ड इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ऑल्सो द कंजप्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टोबैको। तो टोबैको का तो वो लोग कंजप्शन करते ही हैं, चूंकि ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं, फॉरेस्ट टाइप के इलाके में रहते हैं, और वो लोग जो टोबैको जो है तंबाकू है उसका कंजप्शन करते हैं। और यही मेन रीजन होगा हमको लगता है कि उनको कैंसर होने का। इज क्वाइट हाई दियर which is linked to a higher incidence of cancer in some of the tribal districts. Dr. Mathur, the director of ICMR's National Center for Disease Information and Research added. तो ये डॉक्टर साहब बोले हैं। तो यही पूरा आपको रिसर्च था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है। हम लोग जो सोचते हैं उस मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या है। फसाई डिले इन मेकिंग मस्ट फ्रंट ऑफ पैक लेवल ड्रॉज इर अथॉरिटी मोर कंसर्न अबाउट फूड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो देखिए ये जो है कब से कहा जा रहा है इसको, फसाई को 2012 से ही इस पर चर्चा चल रहा है कि जो भी जैसे पैकेज्ड फूड होते हैं या प्रोसेस्ड फूड होते हैं उन पर आप स्पष्ट रूप से लिखें कि उसमें शुगर की मात्रा कितनी है और वो बार्निंग लेवल से ज़्यादा है, फिर फैट की मात्रा कितनी है, साल्ट की मात्रा कितनी है, ये आप स्पष्ट रूप से मेंशन करें। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, फूड इंडस्ट्रीज के द्वारा। और फसाई क्या किया, और डिले करते हुए और उसको 4 साल का समय दे दिया। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो है इस पर बहुत चिंता दर्शाई है। ड्रॉ इर मतलब वो नाराज हो गए हैं, तो उसी पर लिखा गया है।
तो ये होनी चाहिए कि जैसे कोई प्रोसेस्ड फूड है तो उसमें आप स्पष्ट रूप से मेंशन करें कि इसमें इतना साल्ट लेवल है, इसमें इतना फैट लेवल है, इसमें इतना शुगर लेवल है, ताकि जो लोग जैसे अब जिनको शुगर का इस्तेमाल कम करना है अपने भोजन में, तो वो वार्निंग लेवल को देख के सावधान हो जाए, वे उस फूड को कंज्यूम ना करें, क्योंकि अगर करेंगे तो सीधे हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसी पर ये पूरा आपको लिखा हुआ है। सेवरल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड कंज्यूमर बॉडीज फ्लेड मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, फ्लेड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज प्रपोजल। फसाई का जो आप फुल फॉर्म है ये भी आप याद रखेंगे। प्रपोजल टू गिव द फूड इंडस्ट्री 4 years बिफोर मेकिंग front of pack labeling mandatory and for fixing high cutoffs for sugar, salt and fat content in processed food। तो 4 साल ज़्यादा उनको दे दिया गया है, तो इसके कारण लोगों में नाराजगी है। एक्यूजिंग द अथॉरिटी ऑफ बीइंग मोर कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द फूड इंडस्ट्री। और उन्होंने कहा कि ये आप उसके कल्याण के लिए, फूड इंडस्ट्री के कल्याण के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं बनस्पत की आपको सिटीजन के बारे में सोचना चाहिए, आम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो यही सब बातें इस आर्टिकल में लिखी गई है। इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन वेडनेसडे एक्सपर्ट्स ट्रेस्ड मतलब खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया। ऑथोरिटीज प्रोपोज्ड इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग। देखिए यहाँ पर क्या है, इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग INR इसको बोलते हैं, INR सिस्टम। तो इसको उन्होंने ट्रेस कर दिया। INR सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी पैक्ड आपको या प्रोसेस्ड फूड है तो उस पर स्टार रेटिंग की जाती है कि ये इतना स्टार है, ये इतना स्टार है। लेकिन ये जो है एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत नुकसानदायक है और ये जो है मिसलीडिंग है। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दे कि उन्होंने समझाया कि ए बार ऑफ चॉकलेट विल गेट ए हायर नंबर ऑफ स्टार्स बिकॉज इट कंटेन्स नट्स और फ्रूट्स। तो उसमें कुछ लाभदायक चीज है, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो उनको ज्यादा स्टार मिल जाएगा। दैट इज मिसलीडिंग एंड रेडिकुलस, बेतुका है, सेठ बन्ना प्रसाद ऑफ द पब्लिक हेल्थ रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन्होंने और ढंग से एक्सपर्ट किया है कि आप उस पर स्टार रेटिंग ना करें, सीधे आप उस पर जो है वार्निंग लेवल मेंशन करें। द हेल्थ रिस्क फ्रॉम हाई sugar content in a bottle of fruit juice does not get mitigated just because it has some fruit juice in it। तो अगर एक बोतल है उसमें फ्रूट जूस है तो ऐसा नहीं है कि फ्रूट जूस होने के कारण उसमें जो है शुगर से होने वाला खतरा जो है वो कम हो जाएगा। हेल्थ रिस्क फ्रॉम हाई शुगर एंड फैट इन ए बार ऑफ चॉकलेट विल नॉट गेट रिड्यूस जस्ट बिकॉज यू ऐड फ्रूट्स एंड नट्स टू इट। तो आप उसमें फ्रूट्स नट्स ऐड कर रहे हैं लेकिन उसमें शुगर तो है और फैट का अमाउंट तो है, तो ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बट दैट इज प्रिसाइजली व्हाट द INR सिस्टम ऑफ द फसाई विथ पॉइंट्स फॉर पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स विल डू। तो इनका उनको पॉइंट मिल जाएगा कि उसमें फ्रूट है, ये है, लेकिन इससे क्या होगा कि उसमें जो हानिकारक चीज़ है जैसे फैट है, शुगर है या फिर और कुछ है उसमें मिला हुआ, तो ये उससे छिप जाएगा। अच्छी चीज़ों के लिए उनको अच्छा स्टार मिल जाएगा जिससे लोग क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो यही एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप स्टार उस पर नहीं लगाएं, आप सीधे लिख दें कि उसमें ये मात्रा है, इतना मात्रा है, शुगर का ये लेवल है, फैट का ये लेवल है, साल्ट का ये लेवल है, आप सीधे लिख दें। तो यही मामला है और ये बहस जो है 2012 से चल रहा है और फिर फसाई ने 4 साल का और समय दिया है। गिव द इंडस्ट्री 4 more years टू कंप्लाई विद द एब्सर्डली रिलैक्स्ड कट ऑफ्स फॉर फैट, शुगर एंड सॉल्ट। तो यही सब इसमें पूरा चर्चा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई और आप इसको समझ गए होंगे। अब आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये आर्टिकल। नेक्स्ट पेज जो है एडिटोरियल वाला है, मेक ए हाउस कॉल, EC डज ए ग्रेट जॉब होल्डिंग पोल्स, लेट पार्लियामेंट डिसाइड हु शुड मेक अपॉइंटमेंट्स इन EC। तो अभी जो इस पर चर्चाएं चल रही थी, अभी हम न्यूज में भी इसका चर्चा कर रहे थे कि होल्डिंग पोल्स, इन्होंने इलेक्शन कमीशन जो है बोला है कि आप जो अपॉइंटमेंट करते हैं आप इलेक्शन कमिश्नर का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर विचार किया जाए, इसके लिए कोई कॉलेजियम का निर्माण किया जाए, कोई कमेटी, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए। तो उसी पर ये पूरा आर्टिकल है। द लीगल चैलेंज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स सॉ द सुप्रीम कोर्ट बेंच मेक अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस ऑन द करेंट सिलेक्शन प्रोसेस। तो कल भी इसका चर्चा किए थे
कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर उसको जो है गहराई से ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट और अपना विचार दिया द बेंच, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास मामला विचाराधीन है। द बेंच सजेस्टेड दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंस इन द अपॉइंटमेंट कमिटी वुड बी अप्रोप्रिएट, और बेंच जैसा कि आप जानते हैं बोला था कि उसमें सीजेआई को भी शामिल किया जाए सिलेक्शन कमिटी में, एंड दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स वेर गेटिंग वेरी ब्रीफ टेन्योर डिस्पाइट द 6 ईयर टर्म प्रोवाइडेड फॉर देम। तो 6 साल का उनका टेन्योर मिला है, तो आमतौर पर देखते हैं 1 या 2 साल जाते जाते वो हट जाते हैं। द सेंटर काउंटर्ड, तो इसको सेंटर काउंटर्ड किया है ना, इन्होंने अपना पक्ष रखा कि क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन एंड साइटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्राइन। तो वही बात है कि ये काउंटर करते हुए गवर्नमेंट ने भी अपना पक्ष रखा ये कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, कि आप जो है एग्जीक्यूटिव के मामले में इंटरफेरेंस ना करें। डिमांड्स फॉर बाईपार्टीशन अपॉइंटमेंट्स टू द इलेक्शन कमीशन, तो बाईपार्टीशन मतलब हुआ कि सबका समर्थन मिल जाना। जैसे अगर किसी संसद में 2 पार्टी है तो दोनों पार्टी मिलके अगर कुछ करती है तो उसको बोलते हैं कि बाय पार्टीशन सपोर्ट बोलते हैं उसको। अपॉइंटमेंट्स द इलेक्शन कमीशन हैव बीन अराउंड फॉर डिकेड्स, तो इसका डिमांड तो हमेशा चलते रहा है कि इस तरह का ही अपॉइंटमेंट हो, और बहुत दिनों से ऐसा डिमांड चलता रहा है। बाय पार्टीशन जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सबके सहमति से होनी चाहिए। पीएम साहब हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, सीजेआई हो, बट गवर्नमेंट्स हैव सेल्डम एग्रीड, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस पर जनरली एग्री नहीं होती है। इन दैट कंटेस्ट द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, तो अभी जो आया है उसी कंटेस्ट में ये प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक चैलेंज बना है वो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ईसी एज एन इंस्टीट्यूशन प्लेज ए स्टेलर रोल इन सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी, ये बात तो सही है, और ईसी जो है डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जो है सेफगार्ड करने वाला इंस्टीट्यूशन है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने में। स्टेलर रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यही सब इन बातों की इसमें चर्चा की गई है, और फिर यहाँ पर पक्ष भी रखा गया है कि सीवीसी एक्ट जो है 2003 वाला जो है उसमें भी ऐसा है प्रावधान है कि ए कमिटी कंप्राइजिंग द पीएम, सीजेआई एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन टू रिकमेंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स। तो ऐसा है 2003 का जो सीवीसी एक्ट है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर्स की जो नियुक्ति होती है, तो उसके सिलेक्शन कमेटी में जो है ये तीनों हैं, तो इसमें क्यों नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारा तर्क दिया जा रहा है। These 3 also make recommendation for appointment to the लोकपाल बॉडी, CBI डायरेक्टर अंडर द लोकपाल एक्ट 2013। तो ये सब जैसे लोकपाल बॉडी है या फिर सीबीआई डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है तो इसी तरह से होती है, तो फिर इसका भी होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी। द क्वेस्ट NJAC एक्ट, तो आप ये था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 2014 वाला था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में रद्द कर दिया। हैड टास्क्ड द ट्रायो टू सेलेक्ट 2 इमिनेंट पर्सन्स टू बी पार्ट ऑफ द 6 मेंबर जज अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। As can be seen, government under these different PMs converged on a bipartisan model for key appointment। तो यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण बताया गया है कि गवर्नमेंट्स जो है बहुत सारे लोगों का जो अपॉइंटमेंट हुआ है तो ये बाईपार्टीशन मॉडल के आधार पर हुआ है। टू सेलेक्ट 2 इमिनेंट पर्सन्स टू बी पार्ट ऑफ द 6 मेंबर जज अपॉइंटमेंट कमीशन। खैर ये तो रद्द हो गया, तो इसमें भी इस तरह का कुछ व्यवस्था था। तो दिस डज मेक ए केस फॉर फॉलोइंग ए सिमिलर प्रोसेस फॉर ईसी। तो इसी तरह का जो बात किया जा रहा है कि ईसी के लिए भी एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट क्यूबल दैट CECs आर नॉट गेटिंग द फिक्स्ड 6 ईयर टेन्योर इज पजलिंग। ये तो बात सही है कि CECs जो कह रहे हैं कि 6 ईयर टेन्योर के लिए इनका जो है फिक्स किया गया है, लेकिन ये साल 2 साल में ही रिटायर हो जाते हैं, इस तरह के लोगों को चुन लिया जाता है। तो ये पजलिंग है थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो तर्क है ये थोड़ा उचित नहीं लगता है। CECs 1 साल के लिए रहें, 1.5 साल के लिए रहें, लेकिन उनका जो
सिलेक्शन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो पूरी तरह से, कोई उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि उनका टेन्योर देखना। क्योंकि आप टेन्योर देखेंगे तो हमारे सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वे भी जो है 1 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर इन लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये तर्क थोड़ा सा पजलिंग है, यही चीज़ लिखा गया है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज ए सीज इंडिपेंडेंस। तो इम्पोर्टेंट क्या है, तो उनकी स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट है, ना कि वे 6 साल तक बने रहे, ये इम्पोर्टेंट है। एंड द डिफिकल्ट रिमूवल प्रोसेस रिक्वायरिंग इम्पीचमेंट, तो महाभियोग प्रक्रिया से ही उनको हटाया जाए, यानी कि जब मन हुआ उनको हटा दिए साधारण तरीके से, तो इससे क्या होगा कि उनकी स्वतंत्रता फिर नहीं रह जाएगी। तो जब भी हटाया जाए तो इम्पीचमेंट प्रोसेस से इंश्योर्स द पोस्ट हैज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। परहैप्स द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स मस्ट ऑल्सो बी सिमिलरली प्रोटेक्टेड। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ 2 और जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो उनके साथ भी जो है यही प्रक्रिया अपनाई जाए। सिंस कन्वेंशनली द सीनियर मोस्ट बिकम्स सीईसी लेटर, क्योंकि 2 जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जनरली उसी में जो सीनियर होते हैं फिर उनको सीईसी बना दिया जाता है। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। द पिक्लियर क्वेश्चन इज वेदर एससी शुड इंटरवेन इन अपॉइंटमेंट्स टू ए कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन सिंस नो एब्यूज ऑफ पावर हैज हैपेंड। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को जो इंटरवेन करना चाहिए अपॉइंटमेंट में टू ए कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट सिंस नो एब्यूज ऑफ पावर हैज हैपेंड। तो इसमें जो है पावर का कोई एब्यूज तो नहीं हुआ है, दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को जो है इसमें पूरी तरह से इंटरफेरेंस करना चाहिए? उस तरह का तो बिल्कुल नहीं हुआ है कि जब प्री कोलिजियम इरा में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में होते थे, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अनलाइक से मॉडिफाइड एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन ए प्री कोलिजियम इरा जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो आप जानते हैं कि जो कोलिजियम की व्यवस्था आई पहली बार 1993 में लागू हुई थी, तो उसमें एक सीजेआई होते थे और 2 सीनियर मेंबर होते थे। फिर 1998 में जो है इसको 5 मेंबर का पैनल बना दिया गया, जिसमें एक तो आपके सीजेआई होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य सीनियर जज होते हैं। तो यही पूरा कोलिजियम है और इस कोलिजियम का काम क्या है, तो हायर जुडिशरी में जो जज होते हैं उनको अपॉइंट करना और उनका स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना। तो कौन से जज जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या कौन सी स्थानांतरण होगा, या कौन सीजेआई बनेंगे, तो इसमें भी इसका जो है कोलिजियम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और कौन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, और किनका कहाँ स्थानांतरण होगा, तो ये सारा चीज कोलिजियम ही देखता है। आइडियली पॉलिटिकल पार्टीज शुड अराइव एट ए कंसेंसस एंड वर्क आउट द ईसी अपॉइंटमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी शुड अराइव एट ए कंसेंसस, तो ये तो हो गई कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो है एक कंसेंसस तैयार होना चाहिए, उनमें सर्वसम्मति से कुछ डिसीजन लिया जाना चाहिए। और ये तो तभी हो सकता है कि जब पार्लियामेंट में कोई रूल पास किया जाए। वर्क आउट द ईसी अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन पार्लियामेंट, तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टी मिलजुल कर सीईसी के सिलेक्शन के लिए कोई रूल लाएं पार्लियामेंट से। एससी हैज ए पॉइंट बट पार्लियामेंट शुड डिसाइड। तो एससी जो बोला है उसमें पॉइंट तो जरूर है, पॉइंट यही है कि ये जो सिलेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट सिलेक्शन है सीईसी का, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में होना चाहिए। तो लेकिन डिसाइड करने का अधिकार पार्लियामेंट को ही मिलना चाहिए, यही एडिटोरियल में बोला गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका द बॉर्डर्स इनसाइड रिजॉल्विंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स नीड्स एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रिवाइव द इंटर स्टेट काउंसिल। तो आप देख रहे हैं बॉर्डर्स इनसाइड मतलब जो देश के अंदर बॉर्डर है विभिन्न राज्यों के बीच। एक इंटरनेशनल बॉर्डर होता है जो देश के बीच है, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, लेकिन एक अंदर में भी बॉर्डर होता है, जैसे यूपी बिहार का बॉर्डर, असम मेघालय का बॉर्डर। तो बॉर्डर पर के जो डिस्प्यूट है उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसको भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से ही दूर किया जा सकता है। और इंटर स्टेट काउंसिल जो शिथिल पड़ा हुआ है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए, तभी इस तरह की समस्याएं हल होगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा हो या फिर असम मेघालय के बीच विवाद चल रहा हो। अभी असम के पुलिस वाले और फॉरेस्ट गार्ड मिलकर जो शूट आउट किया था उसमें मेघालय के 5 आम लोग मारे गए थे। तो अभी विवाद चल रहा है दोनों के बीच। तो ये सब जो डिस्प्यूट है इसका पॉलिटिकल
नैरो पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ये आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है। क्योंकि देखिएगा आप कर्नाटका महाराष्ट्र है तो यहाँ पर सेम गवर्नमेंट है, सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इनमें क्या पॉलिटिक्स होगा। या असम और मेघालय देखते हैं तो या तो बीजेपी का शासन है या फिर उनके एलाइज का शासन है, तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। व्हेन कांग्रेस वाज डोमिनेंट सिमिलर प्रॉब्लम्स अकर्ड डिस्पाइट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस बीइंग रन बाय सेम पार्टी। तो कांग्रेस के समय में भी ऐसा होता था, इस तरह की समस्याएं आती थी कि स्टेट जो है सेम पार्टी के द्वारा चल रहा है, लेकिन बॉर्डर पर फिर भी कुछ ना कुछ बातों को लेकर डिस्प्यूट है, चाहे फिर वाटर शेयरिंग की बात हो, नदियों का जो पानी हो उसके चलते डिस्प्यूट हो गया हो, या और किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया हो। तो इस तरह के डिस्प्यूट उस समय भी देखे जाते थे। तो एब्सेंस ऑफ क्विक सॉल्यूशंस, यही देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स इंटर स्टेट काउंसिल, तो इसको मजबूत किया जाए, इसको फिर से रिवाइव किया जाए। ड्राइंग लेजिटिमेसी फ्रॉम आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका चर्चा कहाँ है इंटर स्टेट काउंसिल का, तो इसमें है आर्टिकल 263 में है। बाज सेटअप 32 ईयर्स एगो एट ए नेशनल लेवल इट्स मीटिंग हैव बीन स्पोराडिक। स्पोराडिक मतलब हुआ कि छिटपुट कभी काल हुआ कभी नहीं भी हुआ। इन द लास्ट 16 ईयर्स जस्ट 2 मीटिंग्स हैव बीन हेल्ड, तो कह रहा है कि पिछले 16 सालों में मात्र 2 बार इसका मीटिंग हुआ है। तो ये समझिए पूरी तरह से शिथिल है, इसको रिवाइव करने का जरूरत है ताकि इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से किया जा सके। तो इसको आप पढ़िएगा, यही सारा चीज़ है। अब जानते हैं बेलगांव जो है, बेलगांव डिस्प्यूट चलता है कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच। तो इस तरह का 1-2 डिस्प्यूट नहीं है, बहुत सारा डिस्प्यूट है 2 राज्यों के बीच में भी। तो वही है कि कह रहा है कि इस इंस्टीट्यूशन को है फिर से रिवाइव किया जाए, रिवाइव दिस इंस्टीट्यूशन। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि अगला आपका क्या है। तो ये टाइम्स बिजनेस है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात था ये इसका हेडिंग ही था, और ये आपको था कि रसिया एंड ब्राज़ील विटनेस मैक्सिमम वेल्थ इनइक्वालिटी। तो देखिए इसमें आप जानते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी, तो ये आजकल जो है हर जगह देखा जा रहा है, इंडिया में भी देखा जा रहा है, लेकिन रसिया और ब्राज़ील जो है अभी टॉप मोस्ट में चले गए, पहले स्थान पर रसिया चले गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन मोस्ट कंट्रीज वेल्थ इनइक्वालिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। तो ये घटा था, 21st सेंचुरी की जब शुरुआत हुई थी ये कुछ घटा था। बट द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, हैड ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द अटेम्प्ट टू क्लोज वेल्थ गैप्स। तो उसका फिर नेगेटिव प्रभाव पड़ गया, जो गैप जो घट रहा था वो फिर से धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। आफ्टर हैविंग फॉलन टू स्टिल हाई 43% बाय 2008, तो ये घटा था 43% तक गया था, वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है। द शेयर ऑफ ग्लोबल वेल्थ हेल्ड बाय द वेल्थिएस्ट 1% इंक्रीज्ड अगेन टू नियरली 46%। तो यही है कि जो धनी लोग हैं, 1% जो धनी लोग हैं उनके द्वारा 46% वेल्थ को एक्वायर कर लिया गया है। तो 1% धनी लोग जो हैं वर्ल्ड लेवल पर, उनके द्वारा विश्व का वर्ल्ड का ही 46% जो है वेल्थ एक्वायर किया गया है। और यहाँ पर देखिए ये सब जो डाटा है अलग अलग देशों का है। शेयर ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय द वेल्दीएस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन इन 2000 एंड 2021 इन परसेंटेज। जैसे यहाँ आप रसिया में देखिएगा तो ये ब्लू लाइन जो है 2000 का है, फिर ये आपको 2021 का है, तो सब में देखिए इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पहले कम था अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ज़्यादा हो गया है। तो ये 1% लोग के द्वारा रसिया का 58.6% वेल्थ एक्वायर किया गया है। उसी तरह से जब इंडिया का डाटा देखिएगा तो इंडिया में जो 1% धनी लोग हैं, जिसको आप सुपर रिच कह सकते हैं, उन्होंने जो है टोटल वेल्थ का 40.6%, ठीक है, 40.6% एक्वायर कर लिया है। तो इस तरह के वेल्थ जो इनइक्वालिटी के मामले में देखिए इंडिया जो है आपको कह सकते हैं तीसरे स्थान पर है, क्योंकि बीच में ये वर्ल्ड का डाटा है, ठीक है, इसमें ऑल ओवर शामिल है। तो पहला रसिया, फिर ब्राज़ील, फिर आपको इंडिया, फिर आपका यूएस है। तो अभी के समय में यही है कि वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत बढ़ते जा रही है, और लोग कहते भी हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि धनी और धनी होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो यही आपका आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें अभी रसिया सबसे आगे चल रहा है। तो आज का जो डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। ये आपको समरी कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके,
और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एक एडिशन में। जय हिंद।